नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन नायक है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम हर रोज डिफेंस से जुड़े हुए नए नए अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी अभी 2032 तक अपने सभी MiG-29 के फाइटर जेट्स को एक नए एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना चाहता है और इसको खरीदने के लिए एक फॉर्मल टेंडर को भी फ्लोट किया गया, जिसमें राफेल और F-18 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर पहले 57 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसको अभी 37 तक रिड्यूस कर दिया गया। साथ ही इस टेंडर की फ्यूचर भी अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि नेवी की तरफ से अभी एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जिसका नाम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है। अभी हाल ही में ही कुछ सीनियर नेवल ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि नेवी पूरी तरीके से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है और अभी इसकी कुछ डिजाइन चेंजेस को करने की प्लानिंग किया जा रहा है। इसमें इसकी आरसीएस को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को याद होगा एरो इंडिया 2021 के शो के दौरान पहली बार इसकी मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें ये साफ हो गया था कि हालांकि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, पर इसकी जो आरसीएस होने वाली वो काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है और उसको काफी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही अभी इसकी जो एविनिक्स सिस्टम होने वाली है वो लगभग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड की होने वाली है और इसको अभी के किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले बेहतर एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरीके से एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर इसको 5- जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। अभी इसके लिए लगभग 13,000 करोड़ के आसपास को सैंक्शन करने की बात की गई है और नेवी की तरफ से अभी इसी का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी फर्दर डेवलपमेंट को शुरू किया जाएगा। नेवी फ्यूचर में अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट करना नहीं चाहती है, जिस वजह से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर काफी जोर दिया जा रहा है और अभी इसकी विंड टनल टेस्टिंग को किया जा रहा है। साथ ही आगे चल के 2024 से इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाने के लिए मेटल कटिंग को भी शुरू किया जा सकता है। इनिशियली इसे जनरल इलेक्ट्रिक के 4N4 इंजन से पावर करने का प्लान किया गया, लेकिन बाद में इसके लिए एक इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि आर्मी की तरफ से अभी 17 नए फ्लैट बॉटम बोट्स को खरीदा गया था, जिसमें अभी मेजोरिटी बोट्स को पांगोंग लेक के करीब डिप्लॉय किया गया है। जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ चल रहा है और अभी ये बोट्स पांगोंग लेक में पेट्रोल करने में हमारी ट्रूप्स को काफी मदद करने वाले हैं। इन बोट्स को अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है और इनमें से ज्यादातर बोट्स को भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया है और अभी इनमें से ज्यादातर बोट्स को सर्विस में शामिल किया जा चुका है। ये बोट्स लगभग 35 फीट लंबे हैं और अपने साथ ही एक ही बार में लगभग 20 से 22 लोगों को कैरी कर सकते हैं। अभी हालांकि इनमें कोई भी वेपन्स को इंटीग्रेट नहीं किया गया, लेकिन इसमें वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है और कोई भी लाइट मशीन गन टाइप की वेपन इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये मैक्सिमम 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकते हैं और इनको अभी पांगोंग लेक में एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इससे हमें काफी लंबे रास्ते को फॉलो करना नहीं पड़ेगा और हम नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक में या फिर साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक में काफी आसानी से जा सकते हैं। इसी दौरान 2021 की जनवरी में भी 12 एडिशनल हाई स्पीड बोट को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन अभी तक ये जो बोट थे हमको डिलीवर नहीं किए गए। ओरिजिनली इनको मार्च तक डिलीवर करना शुरू करना था, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी शुरू नहीं हुआ है। मे बी अभी पैंडेमिक की वजह से इनकी जो डिलीवरी है थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि इनको जल्दी ही इंडियन आर्मी को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट राफेल को लेके। आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल को अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के हालात में राफेल इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। यहाँ तक कि सुखोई से भी राफेल को बेहतर एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। पर्सनली मैं एक सुखोई फैन हूँ, लेकिन टेक्निकली राफेल को सुखोई से बेहतर कहा जा सकता है। जब भारत की तरफ से राफेल को खरीदा गया था तो इसके बाद काफी सारे कंट्रोवर्सी चालू हो गई थी कि राफेल को अभी सिर्फ तो फ्रांस इस्तेमाल कर रहा है और कुछ गिने चुने देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इसको आगे चल के खरीदना भारत के लिए सही डिसीजन रहने वाला है। लेकिन जब भारत की तरफ से राफेल को खरीदा गया तब से डसॉल्ट एविएशन को राफेल की काफी ऑर्डर मिल चुकी है, क्योंकि इसके बाद कई देश राफेल को खरीदने की कोशिश करने लगे हैं, जिसमें इजिप्ट, क्रोएशिया और ग्रीस जैसे देश भी शामिल हैं। साथ ही कुछ ईस्ट एशियन नेशन में अभी इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी स्विट्जरलैंड की तरफ से भी एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें वो लगभग 30 से 40 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले और वो 2025 तक अपने पुराने F-18 C और D वेरिएंट को और F-5 टाइगर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। इस टेंडर की कीमत लगभग $7 बिलियन के आसपास होने वाली है और इसमें राफेल, यूरोफाइटर, F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और
F-35 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जहां तक बात रही इसमें कंपटीशन की, तो इसमें F-35 इन सभी से एक जनरेशन आगे है, तो इसकी सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे बढ़ जाता है। और शुरू में स्विट्जरलैंड की तरफ से जो ऑफिशियल इसको इवैल्यूएट कर रहे थे वो F-35 को खरीदने के लिए प्रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन इसको इवैल्यूएट करने के बाद शायद अभी वो अचानक से अपना मन को बदल चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि F-35 को खरीदना बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, जिस वजह से वो अभी राफेल को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राफेल भी काफ़ी महंगा एयरक्राफ्ट है और मेरे हिसाब से यहाँ पर वो F-35 की आफ्टर सेल और मेंटेनेंस इशू को लेकर चिंता में पड़ गए होंगे। और अगर इस डील में राफेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया तो ये राफेल के लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। और इसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से भी अभी राफेल को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। और इनिशियली वो भी F-35 को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला था, जिसके बाद अभी वो F-35 को छोड़कर राफेल को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। आप सब जानते हैं कि आजकल की लड़ाई में ड्रोन से यूएवी कितने मायने रखते हैं। और हाल ही में हमने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई को देखा था, जिसमें टर्की के बैरक्टर ड्रोन्स की मदद से किस तरीके से अजरबैजान ने आर्मेनिया की सभी डिफेंस फोर्सेस को काफी हेवी डैमेज पहुंचाया था। अब ये बात हमारे दुश्मनों को भी अच्छी तरीके से पता है। और अभी चाइना के पास तो पहले से अच्छी खासी कॉम्बैट ड्रोन फ्लीट मौजूद है और वो अभी पाकिस्तान को भी अपनी विंगलोंग 2 जैसे ड्रोन को सप्लाई कर रहा है। और लगभग ऐसे 50 के आसपास ड्रोन अभी पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए आगे चल के काफी चैलेंजेस को क्रिएट करने वाली है, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला। और हमारी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है या कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर हम ये ड्रोन काफी परेशानी में डाल सकते हैं। और अगर राजस्थान सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको काफ़ी दूरी से डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन कश्मीर सेक्टर में हमारे लिए काफ़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। अब भारत की बात करें तो हमारे पास भी अभी हेरॉन ड्रोन मौजूद है, लेकिन ये मेनली एक सर्वेलेंस ड्रोन है। और अभी हम यूनाइटेड स्टेट से प्रेडेटर ड्रोन को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और नेवी की तरफ से भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास एक रिक्वेस्ट को भी भेजा गया है, जिसमें 30 प्रेडेटर ड्रोन को जल्दी से जल्दी खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। इसके अलावा अभी भारत अपनी हेरॉन ड्रोन्स को अपग्रेड कर रहा है, साथ ही इजराइल से अभी नए हेरॉन ड्रोन्स को लीज पर लेने की भी बातचीत किया जा रहा है। पर बात यह कि अगर हम ड्रोन्स को एक्वायर करने लगेंगे तो सिर्फ हम दुश्मन को सेम तरीके से डैमेज पहुंचा सकेंगे जिस तरीके से वो हमको पहुंचा सकते हैं। पर असल में दुश्मन की ड्रोन फ्लीट को काउंटर करने के लिए हमें एक सेपरेट एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि दुश्मन की ड्रोन्स को नाकाम कर सकेगा। अब हालांकि हमारे एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या QRSAM जैसे सिस्टम या फिर स्पाइडर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, ये सभी ड्रोन्स को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो लड़ाई हुआ था उस दौरान टर्की की बैरक्टर ड्रोन्स ने S-300 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे साफ पता चलता है कि ड्रोन्स हमारे एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान टारगेट नहीं होने वाले हैं। और अभी स्पेशली इनको काउंटर करने के लिए हमें एक अलग से एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके। पिछले 1 साल से चली आ रही बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को अभी फाइनली एंड करने के लिए भारत की तरफ से एक रोड मैप को बनाने का फैसला किया जा रहा है। अब जैसे कि पांगोंग सेक्टर से पीछे जाने के बाद चाइना अभी डिफसैंग सेक्टर से पीछे नहीं जा रहा है। और इसी बात को लेकर अभी कई राउंड की बॉर्डर मीटिंग हो चुकी है और अभी चाइना की तरफ से जानबूझकर इस बात को डिले करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बात पर बात करने के लिए अभी हमारे टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज किया जा रहा है, जिसको 16 जून को शुरू किया जाएगा और ये लगभग 2 दिन तक चलने वाली है। इसमें इंडियन मिलिट्री की प्रिपेयरनेस को लेकर डिस्कशन होने वाली है और साथ ही अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जितने भी सिक्योरिटी इशू है उन सभी को लेकर यहाँ पे डिस्कशन होने वाली है। फिलहाल अभी भारत की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लगभग 50,000 से ज्यादा जवानों को डिप्लॉय किया गया है और चाइना की तरफ से भी लगभग सेम तरीके का डिप्लॉयमेंट वहां पे किया गया है। अभी भारत की तरफ से चाइना के साथ फर्दर बातचीत करने का काम रखा जा रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अप्रैल 2020 से पहले जो स्टेटस को मौजूद था उसी को कायम करने का प्रस्ताव दिया जाने वाला है। वैसे हमारा शुरू से यही डिमांड रखा जा रहा था कि जो स्टेटस को था उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन चाइना अभी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से इस बात को लेकर एक स्टेटमेंट को दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो डिसएंगेजमेंट चल रहा है वो काफी धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि इसका एक मेजर कारण दोनों देशों के बीच अभी काफी ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है। और अगर चाइना यहाँ पे पीछे जाने के लिए राजी नहीं होता है तो आगे चल के ये मामला और ज्यादा गर्म होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके। आज ऑफिशियली इंडियन कोस्ट गार्ड में HAL के द्वारा बनाया गया नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स को कमीशन किया गया। ऐसे टोटल 16 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने का प्लान किया गया था
और ऐसे टोटल 16 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एचएएल को ऑर्डर दिया गया था। और ये इंडियन नेवी के लिए ऑर्डर किए गए हेलीकॉप्टर से थोड़े अलग हेलीकॉप्टर हैं और इनमें एचएएल की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 19 स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिस वजह से एक वाइड वैरायटी के मिशन को कर सकते हैं। एक तरीके से इसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के मल्टीरोल हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। और अभी जिन 16 हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल करने का प्लान किया गया है, इन सभी को इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ अलग अलग स्टेशन में डिप्लॉय किया जाएगा और मेनली इनको इंडियन कोस्ट गार्ड की 4 स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करके डिप्लॉय किया जाएगा, जिनमें भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोच्चि और चेन्नई जैसे बेस शामिल है। और इनको मेनली कोस्टल रीजन में ही डिप्लॉय किया जा रहा है और इनको कोस्टल एरिया के सर्वेलेंस के लिए या जो मछुआरे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही इसमें स्मगलिंग जैसे एक्टिविटी को भी रोका जा सकता है। और इसके अलावा एचएएल के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर्स को जरूरत पड़ने पर शिप्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।